हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबोजियस एकेडमी। साथियों, बिहार में बहुत चर्चित बहाली बिहार दरोगा का वैकेंसी दे दिया गया है सरकार के द्वारा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो जाएगा। इसी बीच एग्ज़ाम में जो साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बिहार दरोगा में जो साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग या बिहार दरोगा के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, साइंस में कहीं ना कहीं गेम फंसने का चांस होता है। तो इस वैकेंसी को देख करके, बिहार दरोगा की बहाली को देख करके हम लोग आज से शुरू करेंगे। एक बहुत ही चर्चित प्रकाशन की बुक है, स्पीडी प्रकाशन की बुक साइंस का, जो कि निकाला गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रत्येक दिन पेज वाइज करेंगे। सबसे पहले इस बुक के बारे में जान लें, इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या क्या दिया गया है। आप देख रहे हैं स्पेशल सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। ऊपर में बिहार पुलिस पे हेडिंग डाला गया है और ये भी लिखा गया है भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, नहीं 2023 का जो सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का जो बहाली होने वाला है, उसको उसके मद्देनज़र रखते हुए ये बुक निकाला गया है। और इस बुक के राइटर आप लोग जानते हो कि सुचित सर हैं, और उनके द्वारा निकाला गया बहुत ही आकर्षक बुक है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, पहले उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन टॉपिक इसमें दिया गया है। देखिए, इसमें जीव विज्ञान से दिया गया है, भौतिक विज्ञान से दिया गया है, रसायन विज्ञान से दिया गया है, हमारा सौरमंडल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, कृषि विज्ञान है, नाभिकीय भौतिकी है। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान है और कंप्यूटर ज्ञान है। यानी कहने का मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जो भी प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ से भी इस किताब में, इस पुस्तक में प्रश्न दे दिए गए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक साबित होगा, यानी कहें तो रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पेज 1 और पेज 2 को कवर करेंगे। और अगर आप लोग को ये बुक पसंद आएगा, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगेगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इस बुक का हर एक चैप्टर यानी कि पेज वाइज आपको करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पेज 1 और पेज 2 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पेज है, इसमें जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक दिया गया है। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय। ठीक है, क्या देखेंगे? सामान्य परिचय। चलिए मैं समझता हूँ। चलिए आते हैं हम लोग सामान्य परिचय में। देखिए, कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान, जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जितने भी जीवधारी जगत के लोग हैं, ठीक है, मतलब जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों का किया जाता है। इसके बाद हम लोग आएंगे, इसका दूसरा पॉइंट दिया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रिवेनर्स ने 1801 ईस्वी में किया। VVI क्वेश्चन है, सवाल पूछता है कि जीव विज्ञान का सबसे पहले, यानी जीव विज्ञान जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो याद रखेंगे 1801 ईस्वी में किसने किया? लैमार्क एवं ट्रिवेनर्स ने किया। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। कहता है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु हैं। ये भी VVI है, आपसे सवाल पूछेगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। आपसे सवाल पूछेगा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया। ठीक है, किसने समझाया? लैमार्क ने। इसके बाद दिया हुआ कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसके बाद है, भारत में चिकित्सा के जनक कौन थे? तो चरक थे। याद रखिएगा, सबसे पहले चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? तो थियोफ्रिस्टस हैं। तो आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हैं। वहीं वनस्पति विज्ञान की बात करें तो थियोफ्रिस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रिस्टस। इसके बाद हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन हैं? सुश्रुत हैं। कौन है? सुश्रुत। यानी भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन हैं? तो सुश्रुत हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें, कह रहा है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आइए देखिएगा, कह रहा है कि मानव का विकास इतिहास,
परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। आपसे सवाल पूछेगा कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, यह कथन किसका है? तो एंथ्रोपोलॉजी अगर आपसे सवाल पूछेगा कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो हेडिंग डाला गया है जीवधारियों का वर्गीकरण है। ठीक है, क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण। तो ये जीवधारियों का वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, है ना। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ठीक है। वही हम लोग बात करेंगे जीवों का नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया? तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में किया। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं कराऊंगा और उसी को करना भी है। ठीक है, फालतू पॉइंट को नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग को बहुत कम समय में अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी कर लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया। और कब किया? 1753 में किया। ठीक है। आगे कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। आपसे सवाल पूछेगा कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट एच विटकेर ने 1969 ईस्वी में। किसने किया? रॉबर्ट एच विटेकर ने। ठीक है, विटेकर ने कब किया? 1969 ईस्वी में किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्त जीवों को या समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण क्या है? तो याद रखिएगा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप एवं जंतु है। तो कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु है। इसके बाद कह रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। तो मोनेरा जगत में किए जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि मोनेरा जगत के सदस्य हैं। तो कौन कौन है मोनेरा जगत के सदस्य? तो जीवाणु हैं, उसके बाद नीलहरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन मोनेरा जगत के सदस्य हैं? तो याद रखिएगा कौन है? जीवाणु हैं, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। ठीक है ना। इसके बाद नीलहरित शैवाल को ही चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे कहता है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है तो कौन नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। आपसे सवाल पूछेगा एक कैरियोटिक कोशिकीय जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो किसमें किए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में किए जाते हैं। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। और सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा जगत में किए जाते हैं। वहीं एक कोशिकीय, ठीक है, यूकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन हैं। तो शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है। कौन कौन है? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है। वही मोनेरा जगत की अगर हम लोग सदस्य की बात करें तो जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है तो क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। यानी कि यूकैरियोटिक में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। ठीक है, जीवाणु के बारे में हम लोग बात करें तो दे रहा है पहला पॉइंट कि सबसे पहले यानी कि जीवाणु की खोज लेवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवाणु का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा जीवाणु का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। और कब किए? 1683 में किए, यानी 1683 में किए। उसके बाद कहता है जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है या किन्हें कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। इन्होंने जीवाणु की खोज कब की? तो 1683 ईस्वी में किया। ठीक है। उसके बाद कहता है जीवाणु नाम दिया। देखिए खोज करने वाले हैं लीवेनहॉक, लेकिन जीवाणु नाम किसने दिया? तो याद रखिएगा एहरेनबर्ग ने। और कब दिया? तो 1829 में, यानी कि 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने किसका
नाम दिए तो जीवाणु नाम दिए। ठीक है, आप लोग मुझे एक हिस्ट्री का सवाल बताइएगा कि 1829 ईस्वी में कौन सी प्रथा को समाप्त किया गया था, यानी किस प्रथा को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किस प्रथा को समाप्त किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि 1829 ईस्वी में हिस्ट्री का सवाल है कि कौन सी प्रथा को समाप्त किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको हिंट्स के लिए बता दे रहा हूँ कि विलियम बैटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु नाम दिया किसने, एहरेनबर्ग ने, और कब दिया, 1829 ईस्वी में दिया। इसके बाद हम लोग देखें, कह रहा है कि कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु कहलाता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव क्या कहलाता है, जीवाणु कहलाता है। इसके बाद है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जो वीवीआई प्रश्न है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, तो राइजोबियम है। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई है, इसको रट लीजिएगा। आपसे सवाल पूछेगा कि दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, तो कौन है, राइजोबियम है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है, तो राइजोबियम करता है, जो किसके जड़ में पाया जाता है, दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस है। ये तो याद होगा, और एक भी वीवीआई है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दूध मीठा किसके कारण होता है। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, दूध मीठा किसके कारण होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी, तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने किया था, जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की, जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच ने। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। देखिए साथियों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग से मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा नहीं 10 लोगों के पास आप शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। करा कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, करा कि जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 70S। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। कह रहा है प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीव होता है। देखिए सवाल एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन है, अगर वहाँ पे आपको प्रोटोजोआ दिखा ऑप्शन में तो मार दीजिएगा, या फिर आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ होता है तो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, तो गोल्डफस ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सवाल पूछेगा कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, गोल्डफस ने किया। ठीक है, उसके बाद है प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं, तो कौन कौन है, अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, एंट अमीबा है, हिस्टोलिका है। ठीक है, तो कौन कौन है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन है, अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, एंट अमीबा है और हिस्टोलिका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यूग्लिना कहलाता है। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि यूग्लिना क्या है, तो हरा प्रोटोजोआ है। या फिर सवाल आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो कौन, यूग्लिना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, विषाणु। ठीक है, आप देख रहे होंगे विषाणु। ठीक है, कहता है कि संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है, यानी विषाणु क्या होता है, तो संसार का सबसे जो छोटा जीव होता है, जो सबसे सूक्ष्म जीव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। विषाणु के अध्ययन कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, विषाणु के अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी।
इसके बाद हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि विषाणु की खोज किसने की? इवानोस्की ने 1892 में किया था। यानी आपसे सवाल पूछेगा कि विषाणु की खोज किसने किया, तो इवानोस्की ने 1892 में किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं, यानी आपसे सवाल पूछ रहा है कि साधारणतः सभी विषाणु किससे बने होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए के। ठीक है, किसके किसके बने होते हैं? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि विषाणु का आकार होता है तो 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। ठीक है, क्या होता है? विषाणु का आकार क्या होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। उसके बाद कह रहा है रासायनिक रूप से विषाणु होता है, तो रासायनिक रूप से विषाणु होता है तो याद रखिएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो आपको सवाल एग्जाम में आना ही आना है, सेल से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको करेंगे। कह रहा है कोशिका विज्ञान, तो सबसे पहले हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो याद रखिएगा क्या है? कोशिका है। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लेवेनहॉक ने किया था। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लेवेनहॉक ने किया। वहीं कोशिका का अगर आपसे सवाल पूछेगा कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किए थे, तो एक मृत कोशिका का खोज किए थे, जबकि लेवेनहॉक क्या कर रहे थे, तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने फुलवाड़ी में यानी कि बागीचे में पौधे को पटा रहे थे और उनके नाखून में जो है मिट्टी लग जाता है, और जब वो मिट्टी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें जो है ना सेल का ये होने का पता चलता है। तो उन्होंने क्या किया कि जीवित कोशिका की खोज की, किसने? लेवेनहॉक ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कह रहे हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, यानी कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? कोशिका थ्योरी को किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कब दिया था? 1838 से 39 में दिया था। देखिए खोज किया किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित का किसने किया? लेवेनहॉक ने। और कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन आपसे पूछा है कोशिका का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। और कब किया? 1838 से 39 में किया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है? कोशिका होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कोशिका कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब कह रहा है कि केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को रट लीजिएगा। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कि किस कोशिका में जो है केंद्रक या केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिका होती है, तो किसकी होती है सबसे छोटी कोशिका? तो माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकम जीवाणु की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकम जीवाणु की होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। उसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है? न्यूरॉन, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, तो याद रखिएगा सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की। ठीक है, क्या पाया जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की जो कोशिका है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देके फंसा रहा है, तो याद रखिएगा, इसका पूरा याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सेरिबेलम की
गेन्यूल सेल की है। इसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु है। कौन सी है, अंडाणु है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका की संरचना। ठीक है, कह रहा है कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य कहलाता है। क्या है, जीव द्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो डुजार्डिन ने की। जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डिन ने। वहीं जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो पुरकेंजे ने किया। और कब किया, 1839 में किया। तो आपसे सवाल देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। आपसे सवाल पूछेगा जीव द्रव्य की खोज किसने किया, तो डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो 1839 ईस्वी में किसने किया, तो पुरकिंजे ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है। आपसे सवाल पूछेगा कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, तो याद रखिएगा हेक्सले का है। किसका है, हेक्सले का। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। कह रहा है जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था, तो सुल्ज ने दिया था। आपसे सवाल पूछेगा कि जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो सुल्ज ने दिया था। उसके बाद कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। आपसे सवाल पूछेगा, वीवीआई प्रश्न है। आपसे सवाल पूछेगा पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका भित्ति पाई जाती है तो केवल पादप कोशिकाओं में। आपसे सवाल पूछेगा कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। वीवीआई प्रश्न है। आपसे सवाल पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। आपसे सवाल पूछेगा कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। इसके बाद कह रहा है कि कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कोशिका झिल्ली कौन करती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली नहीं कहते हैं, बल्कि कोशिका झिल्ली जो है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना, सॉरी एक मिनट फिर से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा वीवीआई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो बेंडा ने। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछे खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने, और नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। वहीं आपसे कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नाम किसने दिया, बेंडा ने दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया। उसके बाद कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणु में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स कहलाता है। आपसे सवाल पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वीवीआई प्रश्न है। आप अगर घटना चक्र साइंस का उठा के देखेंगे तो जितना भी पीसीएस में पीसीएस का आप सवाल देखिएगा उसमें आपको ये मिलेगा पूछा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। बिल्कुल सत्य है ना। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन होता है सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो एटीपी के रूप में रहती है। कह रहा है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में रहती है। आगे कह रहा है एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। आपसे सवाल पूछेगा एटीपी इकाई किसकी होती है, ऊर्जा की होती है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वीवीआई प्रश्न है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है कि क्रेब्स चक्र होता है
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वीवीआई प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? तो हेंस क्रेब्स ने की। किसने की? हेंस क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कौन कहलाता है या क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है, ये पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम लोग पेज नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, पेज नंबर 2 पे हम लोग आते हैं और पेज नंबर 2 में टॉपिक दिया हुआ है गोल्जी काय। तो हम लोग देखें गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय जिसको हम लोग कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गोल्जी काय की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधक कहलाता है गोल्जी काय कहलाता है। आपसे सवाल पूछेगा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्या कहलाता है? तो गोल्जी काय कहलाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अस्त्रवण होता है। क्या होता है? अस्त्रवण होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी काय के द्वारा होता है। आपसे अगर सवाल पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। ये भी वीवीआई टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी डुबे ने किया। और कब किया? 1948 में। ठीक है, याद रखिएगा, लाइसोसोम का खोज किसने किया है? डी डुबे ने। और कब किया है? 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है तो क्या होता है? एंजाइम होता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है, तो याद रखिएगा एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है तो क्या होता है? तो बाहरी पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना होता है। ठीक है, यानी बाह्य पदार्थ को भक्षण एवं पाचन करना किसका काम होता है? लाइसोसोम का होता है। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोशिका का एटम बम कहलाता है तो लाइसोसोम को ही कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे कि कोशिका का एटम बम किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, तो हम लोग राइबोसोम से करेंगे, ये भी वीवीआई टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा राइबोसोम की खोज पैलेड ने 1953 में किया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि राइबोसोम की खोज किसने किया, तो किसने किया? पैलेड ने। और कब किया? 1953 में। नेक्स्ट पॉइंट है, राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन की। ठीक है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होते हैं। आगे कह रहे हैं, राइबोसोम का निर्माण होता है तो केंद्रिका द्वारा होता है। आपसे सवाल पूछेगा राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रिका द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 17S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम होता है। यानी कि 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, प्राकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि प्राकैरियोटिक में पाए जाने वाले राइबोसोम कौन होते हैं, तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। वहीं यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? 70S और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? 80S। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछ देगा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछ देगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लवक। कह रहा लवक जो है, लवक पाया जाता है तो पादप में। आपसे सवाल पूछेगा लवक किस में पाया जाता है, जो प्लास्टिड किस में पाया जाता है, तो लवक पादप में पाया जाता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। इसको वीवीआई है, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि प्लास्टिड जो है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि पेड़ का जो जड़ होता है ना, ठीक है, पेड़ का जो जड़ होता है, ठीक है, उसमें कौन सा पाया जाता है, तो ये पेड़ का जड़ का जो कोशिका होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो अवर्णी लवक पाया जाता है। याद रखिएगा, तो आपसे पूछ देगा कि अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है तो क्रोमोप्लास्ट करता है। वीवीआई सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा
कि फूल और बीजों को जो आकर्षक रंग, जो कलर जो प्रदान करता है, वो कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। यानी हरित लवक के कारण क्या होता है? पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है और इसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। देखिए, याद रखिएगा, जिस चीज़ में कैरोटीन का निर्माण होता है वो सब साथ आपको पीला दिखेंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल करके गाजर का रंग पीला क्यों होता है, ठीक है, कैरोटीन के कारण। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद हम लोग देखें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, ठीक है। कह रहा है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल में मुख्यतः धातु कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है तो हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी आपसे सवाल पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है तो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, ठीक है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है तो हरित लवक को कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि हरित लवक को क्या कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन है। आपसे सवाल पूछेगा टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हल्दी में पीला रंग का कारण है, तो याद रखिएगा कुरकुमीन के कारण होता है, ठीक है। इसके कारण होता है कुरकुमीन के कारण है कि जेंथोफिल के कारण होता है। याद रखिएगा हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है, पपीता में पीला रंग का क्या कारण है? तो कैरिका जेंथिन। याद रखिएगा पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेब में लाल रंग का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन है। सेब में लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन है, ठीक है। उसके बाद आता है मिर्च में लाल रंग का क्या कारण है? कैप्सेथिन है ना। यानी मिर्च लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, कह रहा है कि गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो कैरोटीन होता है। कौन सा होता है? कैरोटीन होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक, रसस्थानी एवं तारकाएँ। कह रहा है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा कि केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 में। केंद्रक कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है, कौन करता है? केंद्रक। यानी केंद्रक जो है कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है, ठीक है। कोशिका का दिमाग भी केंद्रक को कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। आपसे सवाल पूछेगा कि केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, करा कि क्रोमैटिन बना होता है तो प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का बना होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा। क्रोमैटिन किसका बना होता है? तो प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का बना होता है। कोशिका की निर्जीव रचना है रसस्थानी। आपसे सवाल पूछेगा कोशिका की निर्जीव रचना क्या है? रसस्थानी है। रसस्थानी किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा कि रसस्थानी किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है तारकाय। तारकाय की खोज किसने की थी? तो बोवेरी ने की थी। किसने की थी? बोवेरी ने तारकाय की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, तारकाय पाया जाता है तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा तारकाय किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन, ठीक है। कह रहा है केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है तो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। आपसे सवाल पूछेगा कि केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है। आपसे सवाल पूछेगा समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो लैंगिक यानी कि लैंगिक कोशिकाओं में, यानी जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि असूत्री विभाजन किस में होता है? तो जीवाणुओं में होता है। आपसे सवाल पूछेगा असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवाणुओं में होता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? वाल्टर फ्लेमिंग ने की। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो फार्मर व मूरे ने किया। आपसे सवाल पूछेगा
अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? फार्मर व मूरे ने किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास। कह रहा है कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया किसने? डार्विन ने दिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में सवाल पूछा भी गया है, याद रखिएगा। सॉरी, तो आपसे सवाल पूछेगा कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। यानी आपसे सवाल पूछ देगा कि निम्न में से किसने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया? तो कौन दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक है, किसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? चार्ल्स डार्विन है। इसके बाद हम लोग आते हैं अनुवांशिकी को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकी, अभी वीवीआई है। देखिए इस बुक में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है सारा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। चलिए आते हैं अनुवांशिकी से हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को। देखिए जितना भी आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, चाहे बीपीएससी टीचर का करते हो, बिहार दरोगा का करते हो, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो सभी के लिए ये जो वीडियो है रामबाण साबित होगा। साइंस के लिए यहाँ से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो याद रखिएगा मटर का, है ना। किसका प्रयोग किया था? मटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने किया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने। और कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने किया। और कब किया? 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता की मूल इकाई है? तो जीन है। अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन है। तेरा जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? विलहेल्म जोहानसन ने। और कब दिया? 1909 में दिया। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विलहेल्म जोहानसन ने। और कब किया? 1909 में किया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। जीन किस में अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने किया था। नेक्स्ट है गैमिट की शुद्धता। गैमिट की शुद्धता नेक्स्ट टॉपिक है। गैमिट